तो हाँ जी भाई लोग, आज अपन लोग एक नया चैप्टर जो है कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अगर तुम्हें ग्रेविटेशन से बहुत एलर्जी है, ठीक है, बहुत तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम्हें आज से पसंद आ जाएगा क्योंकि तुम्हें तुम्हारे निखिल भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि अपना फर्स्ट टॉपिक है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो फोर्स होता है बिटवीन टू मासेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, ठीक है। समझ में आ गया? अब मैं भाई ये देखो, ये दो मास है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना भाई लोग, वो यहाँ से इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। मैंने अच्छे से कवर नहीं कर पाया, ठीक है। ये डिस्टेंस है, सेपरेशन से बोलते हैं, दोनों दो मास के बीच का सेपरेशन, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फोर्स होता है ये एट्रैक्टिव नेचर का है, ओके। और यहाँ पे ये जो जी जी की वैल्यू है ना, ये जी क्या है? ये जी है भाई लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर केजी होता है। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज़ समझने का ट्राई करना बस, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसमें से पता क्या है, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होती है? ये होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि मान लो कि दो मास है, इसके सेंटर के बीच से, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लो कि डी है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ना मास m1 पर, ठीक है, तो वो लगेगा इस साइड। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब ये जो लग रहा होगा इसके ऊपर फोर्स, ठीक है, वो इसकी वजह से लग रहा होगा, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं? अपोजिट है। और तुम्हें पता है डायरेक्शन के बेसिस पर ये पॉजिटिव एक्स मतलब क्या होता है? आई कैप, और जे कैप का मतलब होता है वाई कैप, ठीक है। अगर माइनस जे लिख दिया, माइनस जे का मतलब क्या होता है भाई लोग? माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स को लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना हो जाएगा? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड, मतलब कि नेगेटिव साइड में होगी। नेगेटिव मतलब कि माइनस आई कैप, ठीक है। और ये किस साइड लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन मतलब क्या होता है? आई कैप होता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मुला होता है वो होता है जी इक्वल होता है जी, स्मॉल जी इक्वल होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। एम ई क्या है? ये है मास है किसका? अर्थ का। तो यहाँ पर एक और फॉर्मुला बनता है, ध्यान रखना ये वाला, इससे क्वेश्चन आया है पी बाई क्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ वेरिएशन इन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शेप की वजह से क्या वो आता है, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ जो होता है ना भाई, ये अर्थ है। अर्थ क्या, ये क्या होता है? ये इक्वेटर फॉर्म होता है, ये क्या होता है? पोल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो इक्वेटर फॉर्म है ये क्या है? इक्वेटर की रेडियस है, और ये क्या है? पोल की रेडियस है, ठीक है। तो तुम्हें पता है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इक्वेटर की रेडियस क्या है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पोल, ठीक है। तो जब तुम्हें रिलेशन पूछा है ना, तो रिलेशन के लिए ये लगा देना, डायरेक्ट फॉर्मुला, ठीक है। और तुमसे बोला जाए कि भाई एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किसका ज्यादा होता है, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ना भाई वो पोल की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, ठीक है। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है ना, ये कम है, ये क्या है? ज्यादा है रेडियस, ठीक है। तो अगर रेडियस ज्यादा है, मतलब कि देखो जी इसको क्या होता है? जी एम अपॉन आर। अगर रेडियस ज्यादा है तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेडियस किसकी ज्यादा है? इक्वेटर की। तो इक्वेटर की एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है वेरिएशन इन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं, ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इंक्रीज करता है, बिल्कुल बात ठीक है। एंड हैंस फोर्स डिक्रीज करेगा, बिल्कुल बात ठीक है। तो एसिलेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है। तुम्हें अगर ये स्टेटमेंट ध्यान है नहीं है तो कोई बात नहीं, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। और अगर तुम एच हाइट ऊपर जाओगे तो फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अगर रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइट तो फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई लोग तुम्हारा एब्सोल्यूट डिक्रीज। जब पूछा जाए ना कि एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होगा, मतलब कि डेल्टा जी पूछ रहा है, तो उस केस में जी माइनस जी डैश कर देना है, ठीक है। या फिर कर देना 2h g अपॉन आर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे बोल रहा है कि यार एब्सोल्यूट डिक्रीज नहीं निकालना, तुमसे निकालना है परसेंटेज डिक्रीज निकालना, कि परसेंटेज कितना डिक्रीज कर गया ये, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है ये 2h अपॉन आर इंटू 100, क्लियर है। नेक्स्ट वेरिएशन इन स्मॉल जी विद डेप्थ, ठीक है। डेप्थ का केस होता है ये वाला। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना भाई लोग। अगर तुमसे पूछा है कि भाई सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या हो जाता है? डी जीरो जाता है।
तो उस केस में जी टेस्ट क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है। अगर तुमसे बोला जा रहा है कि अगर भाई लोग लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल पर होगी ना, वो ये होगा, कितना होगा, वो जी के बराबर होगी। जब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो उस केस में इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ग्रेविटेशन फील्ड बोल दो या फिर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, एक ही बात है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा भाई लोग टुवर्ड होगी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। जैसे ये मान लो कि कोई पॉइंट मास है, यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक कोई मास रखा हुआ है, ये सोर्स बॉडी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है भाई लोग इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगर तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट मास वगैरह हैं, ठीक है, बहुत सारे मास वगैरह हैं, सोर्सेज बॉडी है, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए अगर तुम्हें आई नेट निकालना होता है, इंटेंसिटी का अगर तुम्हें सम निकालना होता है, तो तुम्हें सब की इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी और उनको ऐड करना पड़ेगा बस। ठीक है। एक बार ना पीवाईक्यूज लगाना है यार, बहुत इजी पीवाईक्यूज आते हैं, बहुत इजी आएंगे पीवाईक्यूज। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन देखो यार, बोला गया कि फाइंड द पॉइंट एट विच फील्ड इज जीरो। ठीक है। यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे फील्ड हमने मान लिया कि फील्ड जीरो है। ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस दे रखी है, कितना दे रखी है, 60 आर, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो अगर ये भाई लोग 60 आर हो गई, ठीक है, तो मान लिया हमने कि ये पी पॉइंट पे जीरो हो रही है। ठीक है। और फील्ड क्या होता है, फील्ड की डायरेक्शन जो होती है भाई लोग, वो उस मास के क्या होती है, तरफ होती है, जिस साइड में बॉडी है, जिस साइड में मास है, उस साइड में ही फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से जो फील्ड होगी भाई लोग, वो इस साइड होगी E1, इस साइड होगी E2, दूसरे मास की वजह से इसी मास की तरफ होगी। ठीक है। तो इधर मान लिया हमने ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। ये पूरा कितना था, d था, इसकी वैल्यू कितनी है, 60 आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, इसका कितना हो जाएगा, 0। हाँ है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। हाँ है ना। तो E1 इसका क्या हो जाएगा, माइनस E2। तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू पता लग जाएगी कि x की वैल्यू कितनी है। अगर तुम्हें d माइनस एक्स भी निकालना है, तो d की वैल्यू तुम्हें पता दे रखी है, कितनी है, 60 आर, और 6 आर तुमने निकाल लिया है, माइनस 6 आर निकाल लेना, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो केस ये ना, ये वाला केस है। अगर तुम डायरेक्ट ना ये वाली वैल्यू निकालनी कि भाई x जो है कितना डिस्टेंस दूर है, तो ये वाला फॉर्मूला रख देना, ये वाला फॉर्मूला। ये निकालना कि d माइनस एक्स कितना दूर है, तो ये वाला फॉर्मूला रख देना डायरेक्ट। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म। फर्स्ट जो केस है वो है ग्रेविटेशन फील्ड का ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है। ये कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे पूरा सॉलिड है ये। इसकी वजह से जो होता है भाई लोग, इसकी वजह से जो होता है, और ये दूसरा वाला है स्फेरिकल या फिर हॉलो शेल की वजह से, और जो थर्ड है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से। तो अगर हम फर्स्ट बात करें, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से है। ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, और इसके सेंटर से लेकर यहाँ पर कोई हमने एक पॉइंट जो है कंसीडर किया है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है r है, स्मॉल r है। तो ग्रेविटेशन फील्ड जो होगा भाई लोग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ठीक है, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, ठीक है, एक एक्सिस के अराउंड जो ग्रेविटेशन फील्ड आएगी उसकी वैल्यू आएगी इतनी। लेकिन अगर मैं सेंटर की बात करूंगा ना कि भाई सेंटर पे कितना होगा इसके, ठीक है, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितना होगा, तो वो होगा 0। बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है। ग्राफ एक बार देख लेंगे कि सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड का ग्राफ कैसा होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तुम्हारा सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रेडियस, तो उस केस में ये वाला केस बनेगा। ठीक है। ये ना एक बार चेक कर लेना बस, ठीक है, जो मैंने सामने लिखा हुआ है। उसके बाद है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, यूज होता है माइनस जी एम अपॉन आर होता है। इसके भी केस बनते हैं अलग अलग। फर्स्ट जो केस बनता है वो बनता है तुम्हारा एक्सिस की वजह से, ये एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी ए है और ये डिस्टेंस कितनी आर है। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है एट द पॉइंट ऑन एक्सिस की वजह से, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। और अगर मुझे सेंटर की वजह से निकालना होता है, ठीक है, कि सेंटर पे कितना होगा यहाँ पे, तो वो होता है माइनस जी एम अपॉन ए। डायरेक्ट तुम्हें है ना ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है।
उसके बाद है हॉलो या स्फेरिकल सरफेस की वजह से कितना होता है, तो ये होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंपेयर कर दिया है। क्लियर है, ये ग्राफ देख लेंगे एक बार। और ये सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना होगा पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मुला जो होता है वो होता है U = होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है। वहां पे क्या होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल सिर्फ होता है माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, अगर भाई लोग कोई बॉडी जो है जिसका मास m जो है वो मूव कर रहा है डिस्टेंस r1 से लेकर r2 तक, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है ना वो इतना होता है। ठीक है, तो मैं मेरा थोड़ा पढ़ाना फास्ट लगेगा, लेकिन यार थोड़ा अच्छे मन से करोगे ना तो सब कुछ ध्यान हो जाएगा। अब रिलेशन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और पोटेंशियल के बीच में वो ये होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है भाई लोग, उसका एक फॉर्मुला ध्यान रखना। ये दो फॉर्मुले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम हाइट की बात करेंगे, कुछ हाइट पर अगर ऊपर गए हैं तो वहां तुमसे अगर पूछ रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मुला होता है ये। ठीक है, अगर तुमसे बोल रहा है कि यहाँ पे सेंटर पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो सेंटर के लिए डायरेक्ट फॉर्मुला ये वाला है, केपलर्स लॉ। केपलर्स के ना 3 लॉ है। फर्स्ट जो लॉ होता है केपलर का उसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसकी बस डेफिनेशन ध्यान रखनी है और कुछ नहीं पूछा था। सेकंड जो है केपलर का सेकंड लॉ, ये बोला जाता है ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये भाई लोग ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये एंगुलर मोमेंटम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जैसे कि बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पाथ पर, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पाथ है, ये तो होता है सर्कल होता है, और ये क्या होता है, ये होता है इलिप्टिकल सर्कल होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल पाथ पर, ठीक है, एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लेनेट की वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी मतलब कि d/dt जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी L/2m के बराबर होगी। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है केपलर्स लॉ। केपलर का जो थर्ड लॉ होता है, ठीक है, ये सिंपल ध्यान रखो कि t² क्या होता है, a³ होता है। मतलब कि जो टाइम पीरियड जो रिवोल्यूशन है उसका जो क्यूब होता है, सॉरी उसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, किसी भी प्लेनेट के लिए जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ए क्या है, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। एक बार पीवाईक्यूज लगाना भाई, सब कुछ बन जाएगा तुम्हारा, सब कुछ बनेगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट में ना तुम्हें 3 चीजें ध्यान रखनी है, सॉरी 4 चीजें। पहली बात तो एस के वेलोसिटी। एस के वेलोसिटी क्या होती है, ये वो मिनिमम वेलोसिटी होती है विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप। मान लो कि ये अर्थ है, हम सैटेलाइट को भेज रहे हैं ऊपर की साइड में, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या किसी बॉडी को कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए जिसकी वजह से वो प्रोजेक्टेड अप, सो टू इनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशन पुल। ठीक है, इसकी वेलोसिटी होती है, इसके वेलोसिटी की वो होती है √2gr। और अगर तुम्हें मास भी दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ये वाला। सेकंड है ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर्मूला ध्यान रखते हैं बस, फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का भी फॉर्मूला ध्यान रखते हैं बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो चीज आ रही है ना वो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये इससे ना क्वेश्चन आ चुका है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है वो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। और टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि होती है इतनी। अब तुम यहाँ से देखो, अगर मैं ग्राफ देखूँ एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो ऊपर ले रहे हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भाई लोग टोटल एनर्जी से क्या होती है, कम होती है, और ज्यादा नेगेटिव है ये पोटेंशियल एनर्जी, -G/m/r है ना ये। ठीक है, तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब और ऊपर आएंगे ना थोड़ा सा कम कम नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना है ग्रेविटेशन में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और मोस्टली मैंने चीजें ना सारी कवर करा दी हैं। ठीक है, बस ग्रेविटेशन जो है ना भाई लोग कुछ कॉन्सेप्ट, अदरवाइज 90% जो है ना वो फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं एक और लेक्चर जो है वो शूट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। ठीक है, बस तुम लोग पढ़ते जाओ और बिंदास से रहो, खुश रहो बस। ठीक है, चलो बाय।